गैंगस्टर विकास दुबे के दाहिने हाथ अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। यूपी के हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। तो वहीं फरीदाबाद से पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में एक और सहयोगी श्याम वाजपेयी मुठभेड़ में घायल हो गया। हालांकि विकास दुबे का अब तक कोई अता पता नहीं। पुलिस ने फरीदाबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम है श्रवण, अंकुर और प्रभात। कहा जा रहा है कि नीली शर्ट में दिख रहा शख्स विकास दुबे है। फरीदाबाद से बरामद पिस्तौल वही है जिसे कानपुर में पुलिस से लूटा गया था। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें नीली टी शर्ट पहने इस शख्स को, मास्क लगाए इस शख्स को ही विकास दुबे बताया जा रहा है। लेकिन मोस्ट वांटेड विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिस तरह से जाल बिछाया है उसके तहत एक एनकाउंटर हुआ जिसमें उसका करीबी मार गिराया गया है अमर दुबे। और ये कहा जा रहा है कि जिस दिन कानपुर में घटना हुई उस दिन भी अमर दुबे विकास दुबे के साथ वहां मौजूद था, घटना में शामिल था। लेकिन सवाल अब भी बड़े उठ रहे हैं कि आखिर विकास दुबे की गिरफ्तारी कब होगी। इतना बड़ा नेटवर्क और जाल पुलिस ने बिछाया है। एसटीएफ और पुलिस की कुल मिलाकर 50 टीमें इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं। लेकिन विकास दुबे अभी भी गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे की पत्नी की भी तलाश तेज है, लेकिन अभी तक उसकी भी जानकारी नहीं मिली है। हमीरपुर के एसपी ने क्या कहा, सुनिए। थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा इसको चेक किया। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं लखनऊ से। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं और अरविंद मौजूद हैं इस वक्त फरीदाबाद में। पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का। जिस तरह से कुमार देखिए ये घटना हमीरपुर में जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें बेहद करीबी अमर दुबे जो कि उस दिन कानपुर की घटना में भी शामिल था वो मारा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि देखिए अपराधियों का ये नेटवर्क कितना बड़ा है कि पुलिस की नाक के नीचे ये अपराधी अपने पास ऑटोमेटिक हथियार से लेकर तमाम इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन किसी को तब तक नहीं पता चला जब तक ये घटना सतह पर नहीं आ गई है। हमीरपुर में जो कुछ हुआ उसे पुलिस अब कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है और आगे विकास दुबे को खोजने में ये कितना बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए मीनाक्षी, पुलिस तो भले ही कामयाबी मान ले कि उन्होंने एक उसके दाहिने हाथ को मार गिराया है अमर दुबे को, लेकिन कामयाबी असल तभी होगी जब विकास दुबे पकड़ा जाएगा। देखिए साफ तौर पर एक बात सामने आ रही है कि विकास दुबे के चाहे जो भी लोकेशन मिल रहे हों, लेकिन वो आखिरी वक्त में फरार हो जा रहा है। जिस तरीके से अभी जो हमें सोर्सेज से खबर मिली कि वो फरीदाबाद के होटल तक पहुंचा है और वहां उसके 2 साथी असलहे के साथ पकड़े गए हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त में फरार हो गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन निश्चित तौर पर बीती रात से जो पुलिस की अलग अलग टीमें हैं अलग अलग कार्रवाइयां कर रही हैं। हमीरपुर में जो हुआ है उसमें एक उसका दाहिना हाथ अमर दुबे मारा गया है। एक और श्याम वाजपेयी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है क्योंकि एनकाउंटर के वक्त वो घायल हुआ है। कुल मिलाकर जो लब्बो-लुआब एक ही बात कही जा सकती है कि अभी तक इतनी कोशिशों के बाद भी आज 5 दिन पूरे हो गए, लेकिन विकास दुबे गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जो टॉप सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो उसके आसपास हैं। अब किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई हो सकती है। अब देखना यह है मीनाक्षी की ये कौन सी कार्रवाई होती है। क्या वो पकड़ा जाता है, क्या मुठभेड़ होती है, या क्या वो सरेंडर करता है। किसी सूरत में उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं चाहेगी कि वो सरेंडर करे।
बिल्कुल। अब देखिए, फरीदाबाद का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक शख्स जो नीली शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगी वो तस्वीर भी आप जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यही शख्स विकास दुबे है जिसको सीसीटीवी की इस तस्वीर में देखा गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अरविंद, जो ये तस्वीर इस वक्त फरीदाबाद से मिली है और जो दिखाई भी जा रही है, सवाल तो ये है कि जिसका जिक्र कुमार अभिषेक भी कर रहे हैं कि एक के बाद एक लोकेशन बदलने में विकास दुबे तब भी कामयाब रहता है जबकि 50 टीम्स उसे खोज रही हैं। उसके बाद भी वो अपने ठिकाने बदल रहा है। उसकी पत्नी कहां है अभी तक नहीं मालूम है। उसके करीबियों तक भी पुलिस बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रही है। फरीदाबाद से और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब ये पुख्ता हो चुका है। देखिए हमारे पास, आपको दिखाना चाहूंगा, ये फरीदाबाद की एक्सक्लूसिव एफआईआर है। ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें साफ जो है लिखा हुआ है कि विकास दुबे को यहाँ पर शेल्टर मिला था। यानी एकदम क्लियर हो चुका है आज तक पर कि विकास दुबे फरीदाबाद में ही था। दूसरी जो बड़ी चीज है, जब फरीदाबाद पुलिस ने जहाँ विकास दुबे छिपा हुआ था वहां पर रेड की है तो फायरिंग हुई है, फरीदाबाद पुलिस पर फायरिंग हुई है। उसके अलावा फरीदाबाद ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें श्रवण नाम है, अंकुर नाम है। श्रवण और अंकुर वो हैं जिन्होंने फरीदाबाद में विकास दुबे को शेल्टर दिया। 4 हथियार प्रभात नाम के शख्स से बरामद हुआ है, जिसमें 2 पिस्टल है जो कानपुर में पुलिस वालों से लूटी गई है। एफआईआर में बाकायदा फरीदाबाद ने सब कुछ क्लियर कट कर दिया है कि किस तरीके से जो विकास दुबे है वो फरीदाबाद में छिपा हुआ था अपने सहयोगी प्रभात के साथ, और अंकुर और श्रवण ने उनको शेल्टर दिया था। तो ये क्लियर कट है कि विकास दुबे फरीदाबाद में छिपा हुआ था। पीछे की तरफ जो ये होटल आप देख पा रहे हो, इसी होटल का जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ब्लू टी शर्ट में जो शख्स दिख रहा है प्रभात है, ऐसा कहना है। जो गिरफ्तार हुआ है प्रभात विकास दुबे है, ऐसा कहना है प्रभात का और अंकुर का। अंकुर वो है जिसने शेल्टर दिया था। एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई थी पूछताछ करने के लिए, पूछताछ की है लेकिन अभी कस्टडी नहीं मिली है। लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया है कि जब वो रेड करने यहाँ पर आई थी तो उसके ऊपर फायरिंग हुई है, जिसके बाद 2 लोगों को मौके से काबू किया गया, जिसमें प्रभात नाम का शख्स था। प्रभात एक अहम कड़ी है मीनाक्षी, क्योंकि प्रभात वो शख्स है जो लगातार साये की तरह विकास दुबे के साथ फरारी काट रहा था। प्रभात की गिरफ्तारी काफी अहम साबित होगी। जब रात में विकास दुबे फरार हुआ, उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है, लेकिन विकास इतना शातिर है कि वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन कई बड़ी चीजें यहाँ पर देखिए अरविंद, यही बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस से 2 कदम आगे क्यों है विकास दुबे अब भी, जबकि उसके पीछे 50 टीमें खोजने के लिए लगी हुई हैं और 5 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे तक अभी तक पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं पहुंच पाई हैं। कुमार, आपका और अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, दरअसल आज तक की खबर का यह असर हुआ है। बुंदेलखंड में गरीब परिवारों की मासूम बच्चियां जिनका शोषण हो रहा था, आज तक की खबर के बाद कदम उठाया गया है। प्रशासन की नींद खुली है। खबर दिखाई जाने के कुछ घंटे के भीतर ही सारे आला अधिकारियों ने चित्रकूट में डेरा डाल दिया है। मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है इस मामले को लेकर और देर रात ही आला अधिकारी वहां पहुंचे थे। अब प्रशासन के अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए। बोलते हैं अपना शरीर दे दो, लेकिन हम तुमको काम से लगाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारी मंजूरी के पाछे वो इज्जत देता है, नहीं बचाता है इज्जत खातिर कहानी। हमसे नहीं कर जा रहा है। आज तक के ऑपरेशन नरक लोक का बड़ा असर। प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों ने डाला डेरा। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पहले जरा ये समझ लीजिए कि कैसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में चंद रुपयों के लिए खनन के धंधे में लगे कुछ सफेद पोश मासूम बच्चियों का कर रहे थे शोषण। गरीबी के मारे इन अभागे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 100-150 रुपए की मजदूरी देने के बदले कुछ दरिंदे
चित्रकूट की इन मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे थे। आज तक की पड़ताल में दर्द की ऐसी दास्तानें सामने आई कि किसी की भी रूह कांप जाए, और इसी हैवानियत को हमने बेपर्दा किया था ऑपरेशन नरकलोक में। धमकी भी देते? हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगे तो हम लगाएंगे न, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। पहाड़ के पीछे एक बिस्तर लगा नीचे, उधर ही लेके जाते हैं, एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता। नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, सवाल सही लेते। ऑपरेशन नरकलोक में आज तक ने दिखाया था कि कैसे दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली बेटियों को शाम को अपनी मेहनताना हासिल करने के लिए रेप तक का शिकार होना पड़ता था। इसके चंद घंटे के बाद ही मजदूरी के नाम पर बलात्कार के मामले में प्रशासन की नींद टूट गई। खबर चलने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी हो गए, और फिर अगले कुछ घंटों के भीतर जिला प्रशासन के सारे बड़े अफसर इलाके में थे। वही अफसर जो अब तक ऐसे मामलों की बात को खारिज कर रहे थे। प्रशासन का अमला देर रात तक इलाके में डेरा डाले रहा। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से भी सारी जानकारी मुहैया कराने के लिए दर्जनों फोन आए। एसपी चित्रकूट के दफ्तर से ईमेल भेजकर आज तक से पीड़िता और दोषियों की जानकारी मांगी गई है। आला अफसर बंगले छोड़कर अब पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिर अब तक ऐसे मामलों की अनदेखी क्यों? सवाल कई हैं। क्या जिले के अफसरों को इस शोषण की भनक तक नहीं लगी? प्रतिक्रिया लेने के बाद भी आला अफसर कार्रवाई क्यों टालते रहे? आखिर ऐसे जघन्य मामले में खबर चलने तक का इंतजार क्यों? क्या प्रशासन को अवैध खनन उद्योग की कोई खबर नहीं, या प्रशासन जानबूझकर इसकी अनदेखी करता रहा है? और सवाल ये भी कि क्या अब इन मजलूमों की आवाज प्रशासन ईमानदारी से सुनेगा? बहरहाल अब आज तक के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम शेषमणि पांडे और जोन के आईजी, सीईओ समेत आला अधिकारी रात को छानबीन और पूछताछ में जुटे रहे। इस खबर से सोशल मीडिया में भी हड़कंप मच गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी योगी सरकार से इस मसले पर कार्रवाई करने की मांग की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चित्रकूट की मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि माँ बेटियों को इस नरकलोक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोविड पॉजिटिव हुई तो सीएम हाउस में वेंटिलेटर के साथ 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड की नर्सेज की तैनाती का आदेश जारी हो गया। मौका देखकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा, जिसके बाद देर रात सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। पटना का एक अड़े मार्ग जहां परिंदा भी पर न मार सके, उस सीएम हाउस में चुपके से कोरोना वायरस ने एंट्री मार ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती करवाया गया है। नीतीश कुमार की भतीजी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद जो है पूरे अमले में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है, और आनन फानन में फिलहाल उनकी भतीजे का इलाज जो है वो पटना एम्स में चल रहा है। इस हड़कंप के बाद मुख्यमंत्री आवास में रहने वाले परिवार के दूसरे सदस्यों को होम क्वारंटीन किया गया। तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग ने सीएम हाउस में 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड के नर्सों की तैनाती का फैसला ले लिया। पीएमसीएच ने ड्यूटी पर तैनात होने वाले डॉक्टरों की सूची भी जारी कर दी। इतना ही नहीं, सीएम हाउस में ही अस्पताल जैसी सारी व्यवस्था, जिसमें वेंटिलेटर तक लगाने का फैसला ले लिया गया। सीएम के आवास पर जितना लोग रहते हैं, इसके लिए आवश्यक है। विपक्ष एजेंडा विहीन है, उसको प्रोपगेंडा करना है, कर रहा है। इस सरकारी चिट्ठी के जारी होते ही तेजस्वी ने मोर्चा संभाला
कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुद पर आई है तो घर पर 6 डॉक्टर 3 नर्स के साथ अस्पताल ही खुलवा लिया, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। घटने पे आई है तो वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कराई गई है, 6 डॉक्टर भी हैं, 3 नर्सेज भी हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए एक ही हॉस्पिटल है, वो भी पानी में डूब जाता है, जिसका नाम NMCH है। तेजस्वी के सीधे निशाने पर लेते ही मुख्यमंत्री ने सियासी फजीहत को भांप लिया और सीएम हाउस में डॉक्टरों की तैनाती और अस्पताल की तरह की व्यवस्था करने वाले फैसले पर रोक लगा दी। PMCH अधीक्षक ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया। इससे पहले विधान परिषद के सभापति के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पहल करके अपनी और दूसरे अधिकारियों और सीएम हाउस में तैनात कर्मचारियों का कोरोना जांच कराया था। इस जांच में नीतीश कुमार की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि सीएम की भतीजी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे सीएम हाउस को सैनिटाइज किया गया है। प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठा रहा। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपनी कोरोना पॉजिटिव मामी का शव बॉडी बैग में रखने वाला लड़का कोरोना से संक्रमित हो गया। यह घटना मुंबई के शताब्दी अस्पताल की है। हालांकि शताब्दी अस्पताल का कहना है कि मृतक महिला के लड़के और भतीजे ने सिर्फ उस स्ट्रेचर को पकड़ा था, जिससे शव को एम्बुलेंस तक ले जाया गया। 50 साल की पल्लवी उतेकर ने कोरोना से 2 जुलाई को शताब्दी अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल वालों ने पल्लवी उतेकर के 21 साल के बेटे और उनके भांजे से शव को बॉडी बैग में रखवाया और उन्हें कोई प्रोटेक्शन गियर नहीं दिया गया। 4 जुलाई को पल्लवी उतेकर के भांजे अर्पित सुर्वे ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आए। उस दिन शताब्दी हॉस्पिटल में मेरी माँ की बॉडी उठाने को मेरे मामा का लड़का अर्पित सुर्वे भी था। आज उसका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, उसको क्वारंटाइन किया है। अब मुझे भी लग रहा है कि मैं मेरा कोरोना का रिपोर्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है। पहले तो शताब्दी अस्पताल ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया था और ये बयान दिया था, मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार मरीज के शव को बैग में बंद कर दिया गया था। शव का वजन ज्यादा था, इसलिए उसे ट्रॉली से ले जाया गया। ज्यादा वजन होने के कारण उनके रिश्तेदारों ने अपनी इच्छा के अनुसार ट्रॉली को पकड़ा था। इस शव को अस्पताल के शववाहिनी से अस्पताल कर्मचारी शमशान तक PPI किट पहनकर ले गए थे। पर अब शताब्दी अस्पताल ने माना है कि उनके 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने गलती की है और उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उसमें से एक अर्पित सुर्वे नाम का लड़का कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अभी मैं इस हॉस्पिटल के जो MS है डॉक्टर प्रमोद धवलकर के पास गया था, एक पत्र लेटर भी दिया हमने कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़के जो अर्पित सुर्वे पॉजिटिव हुआ है आपकी गलती की वजह से हुआ है, उसका उपचार आप लोग करना चाहिए। उसको जो भी अगर बाहर से इंजेक्शन मंगाने पड़े वो भी आप लोग खर्चा उठाना चाहिए और इसमें जो कोई भी दोषी है उन सब पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोरोना मरीजों के इलाज में BMC पर पहले भी कई बार गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मुंबई से शिव शंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको दिखाते हैं इस खास पेशकश में कैसे पहली ही बारिश में कई हिस्से ऐसे हैं देश के जहां पर हालात बेहद खराब हो गए। मॉनसून की शुरुआत में ही गुजरात को डर लगने लगा है, क्योंकि आसमान की आफत ऐसी टूटी कि कई शहरों में उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। बीते 3 से 4 दिन में कुछ जगहों पर लगातार बारिश हुई है, नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की मुसीबत तो आज भी बनी हुई है। घर डूब गए, सड़कें गायब हो गई, जिंदा मवेशी बह गए। कुदरत का ये कहर मचा है गुजरात में। मूसलाधार बारिश से बदल गई गुजरात की सूरत। बारिश के चक्र ने गांव से लेकर शहर का बदल दिया हुलिया। ये खतरा अभी बाकी है। 1-2 घंटे नहीं बल्कि करीब 12 घंटे तक, यानी आज रात 12 बजे तक बारिश मचा सकती है तबाही। आसमान से गरजकर जमीन पर दिखा सकता है रौद्र रूप। मेनली आप लगभग ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा। मेनली जैसे मैंने बताया अभी द्वारका, कच्छ, जामनगर एंड बाकी जो होगा मेनली हेवी टू वेरी हेवी में कवर हो जाए। वैसे तो गुजरात में बादल 2 दिनों से आफत बनकर बरस रहा है। जहां गलियां थी वहां दरिया बन गई।
जहां नदियां थी वहां सैलाब आ गया। गुजरात में अचानक इतनी बारिश आखिर कैसे हो रही है? दरअसल सौराष्ट्र में कम दबाव का क्षेत्र बना तो तेज हवाओं के साथ बारिश जमकर होने लगी और इस कम दबाव वाले क्षेत्र का असर आज भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़, द्वारका, कच्छ, खंभालिया, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पोरबंदर, राजकोट, गिर सोमनाथ यानी सौराष्ट्र, उत्तरी और दक्षिणी गुजरात में खतरा सबसे ज्यादा है। सौराष्ट्र कच्छ एरिया में झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में भारी वर्षा भी हो सकती है और बाकी सौराष्ट्र कच्छ में तो भारी से बहुत भारी वर्षा की भी चेतावनी है। तटीय इलाके जो हैं हमारे जो पश्चिम के उनमें झमाझम बारिश है और मध्य भारत में भी वर्षा अच्छी खासी मिलने वाली है। गुजरात की देवभूमि द्वारिका जिले के खंभालिया तालुका में 487 मिलीमीटर बारिश होने के एक दिन बाद सौराष्ट्र क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हुई। कुदरत के इस चेहरे की झलक गुजरात में परसों बाद हुई है। मॉनसून की शुरुआत में ही बारिश ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है। अभी तो पूरा मौसम बाकी है, आगे ना जाने क्या क्या होगा। भारी बारिश की वजह से सौराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसमें सबसे बुरा हाल जामनगर और द्वारिका का है। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। तो वही मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये खतरा अब भी टला नहीं है। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। गुजरात के अमरेली, जूनागढ़, द्वारका समेत कई ऐसे शहर हैं जहां मॉनसून ने ट्रेलर दिखाया। कुछ जगह पर उफनती लहरों में लोग फंसे दिखे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। जूनागढ़ में बह गया पुल। द्वारका में शहर बन गया समंदर। राजकोट में स्टेडियम लबालब। सौराष्ट्र में बह गए 40 मवेशी। जामनगर में नदी में फंस गए लोग। ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। ऐसे हालात हैं मानो जल प्रलय आ गई हो। जूनागढ़, द्वारका, राजकोट, सौराष्ट्र, जामनगर, एक एक तस्वीरों में दिख रहा है गुजरात में तबाही का मंजर। गवाही दे रही है कुदरत के खतरनाक मंसूबे की। जूनागढ़ में 30 साल पुराना एक पुल ढह गया। देखते देखते नजरों के सामने ओझल होने लगा। खिलौने की तरह नदी के दोनों तरफ पुल के 2 हिस्से हो गए। बारिश और बाढ़ की मार ये पुराना पुल झेल नहीं सका। सबली नदी पर बना ये पुल 2 गांवों को जोड़ता था। बरसों से मरम्मत नहीं हुई तो बारिश ने इसकी जड़ें खोद दी। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में भयंकर बारिश जानलेवा साबित हुई उन बेजुबानों के लिए जिन पर कई लोगों की जिंदगी चलती है। जूनागढ़ में गौशाला के अब तक 40 पशुओं को सैलाब बहा कर ले गया है। पशुओं के साथ रिक्शा भी बह गया। द्वारका शहर का हुलिया जरा देखिए, 2-2 फीट पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा को देखिए। अगर आपने पहले कभी इसे नहीं देखा तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा कि बारिश और बाढ़ के बीच हम इसे क्यों दिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, मंदिर के शिखर पर ध्वजा को थामने वाला ये डंडा पहले तो काफी लंबा हुआ करता था, लेकिन लगातार बारिश के साथ तेज हवाओं से डंडे का एक हिस्सा टूट गया है। जहां कहीं रास्ते होते थे वहां दूर दूर तक पानी है। बस्ती का ठिकाना नहीं। द्वारका के खंभालिया की एक सोसाइटी में इतना पानी भर गया कि भीतर खड़ी कारें आधी डूब गई।
रिफाइनरी के लिए मशहूर जामनगर में भी बारिश कहर बनकर टूटा। हालांकि एनडीआरएफ की वजह से जान बच गई। नाथवाडला गांव में उंद नदी में 2 लोग फंस गए। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने दोनों की जान बचाई। राजकोट के उपलेटा की वेणु डैम गरज रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से बांध के 15 दरवाजे 8 फीट खोल दिए गए। इससे लालपरी तालाब पानी से लबालब भर गया है, जिसके बाद करीब के इलाकों में अलर्ट जारी करना पड़ा। खतरा बड़ा है, बारिश सैलाब का मंजर घना है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे गुजरात कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहा है। मॉनसून ने देश के अन्य राज्यों में भी हालांकि दस्तक दी है। उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी मुसीबत बढ़ रही है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला तो मंगलवार को नजारा बदल गया। आसमान में बादल रहे, हवाएं चलती रहीं और तापमान गोता लगाने लगा। बारिश की ये शुरुआती किश्त दूसरे राज्यों में भी इस हफ्ते जोरदार लगान वसूलेगी। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर बारिश आफत बन सकती है। नवी मुंबई में बारिश हुई तो प्रशासन की कलाई भी खुल गई। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान होते रहे। पहाड़ों पर भी बारिश से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बाहें फड़का रही है। नदी के किनारे के घाट डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अधिकांश क्षेत्रों में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक बारिश की चेतावनी दी है। वहीं रुद्रप्रयाग के देवल गांव में भारी बारिश की वजह से एक परिवार का शौचालय पूरी तरह टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। पीड़ित परिवार अब प्रशासन से मदद मांग रहा है। मेरे ये बात हम सारा ढल गया और मैं बहुत परेशान हूँ और बरसात से सारा टूट गया और मैं कोई साधन नहीं है करने का, क्या करें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश हुई तो नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया। इसी बहाव की भेंट चढ़ गया अस्थायी सड़क। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बारिश का अलर्ट है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश, यानी मॉनसून जवान होने को तैयार है। अपना रंग ढंग दिखाने को बेताब है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो।